अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं एक कंप्लीट नावल स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अगर आपको ये वाला नावल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सूरज की रोशनी धीरे धीरे उफक से फूटने लगी थी। मिल गुजरा सा अंधेरा अभी मौजूद था। चिड़ियाँ चहचहा कर सुबह होने का पता दे रही। पौधों में लगे फूल धीरे से खिलने लगे थे। 400 पहले सरसों के खेत दूर दूर तक बने कच्ची मिट्टी के मकान और इन मकानों से उठता हुआ धुआं वहां दिन शुरू हो जाने का पता दे रहा था। गुलाबी आंचल ओढ़े वो लड़की सरसों के खेत में भागती हुई पगडंडी पर कदम लड़खड़ाने से बचाने को कभी कभी हाथों का हवा में ऊंचा करके अपना तवाज़ुन बरकरार कर रहे थे। मीर मीरब रुक, पीछे से उसके पीछे दौड़ता वो लड़का उससे मजीद तेजी से भागने पर मजबूर कर रहा था। मैं नहीं रुकने वाली हबीस इंसान, वो भागती हुई फूली हुई सांसों समेत बोलती। सुन मीरा, मेरी बात तो सुन। उसने उसके पीछे भागते हुए कहा। मैं नहीं रुकूंगी, इतनी पागल थोड़ी हूँ, उसे सुलगा कहते जैसे ही कदम सड़क पर रखे उसका पैर मुड़ा और गिरी। पर हिम्मत करके दोबारा उठी थी। ऊंची नीची सड़क पर भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा था और अब उसके पीछे नहीं था। भागना उसने अब भी नहीं छोड़ा था कि यकदम उसका नाजुक वजूद किसी फलादी वजूद से टकराया। डर खौफ के मारे उसके हलक से चीह बरामद हुए। उसके चीहने पर मुकाबले के माथे पर शिकनों का जाल बिछा। चीहो मत, उसने उसे खुद से दूर झटका कहा। जी माफी, उसे सर पर आंचल दुरुस्त करके शहर से निकलना चाह के मुकाबले की अफवाह पर भड़की। इतनी सुबह तन तनहा अकेली औरत खेतों से निकलकर भागती आ रही हो लड़की, क्या करने गए थे? उसने क्रस्त लहजे में पूछा। उसकी बात का मफहूम समझते मीरब के तो सर पर लगी और तल्लू पर बजी। क्या कहना चाह रही हैं आप? उसने सुल्लका उसके मुकाबले लाते हुए कहा। वही जो तुम कर कर आई हो। वही सत बेतासे लह जाता। आप होते कौन है मुझ पर यह घटिया इल्जाम लगाने वाले? मीरब ने मुकाबले खड़े शख्स को जलती हुई आंखों से घूरा। इस गांव का अगला सरदार, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। गांव के अगले सरदार हैं तो सरदार वाली हरकत करें। ऐसी गिरी हुई बातें अक्सर शख्सियत भी गिरा देती हैं। उसने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। बेहरोज चौधरी की आंखें ताजुब से फैली थी। वो तो उस लड़की को कोई आम लड़की समझ रहा था, पर शायद ये आम दिखने वाली लड़की बेहद हास व एतवार रखती थी, जिसका अंदाजा उन्हें बाहुबी हो चुका था। बहुत खूब, उसने आंखों में डेरू चमक लिए हुए कहा। उसके बाप पर आंखें घुमाई। उसने कदम एक बार फिर से आगे बढ़ाने चाहे कि वो उसकी आवाज सुनकर रुके। दिन का उजाला भी मुकम्मल नहीं निकला और तुम जवान जहां लड़की घर से बाहर निकली फिर रही हो। उसने कदर संजीदगी से कहा। ये आपले लेने अम्मा ने भेजा था। ये आपले लेने अम्मा ने भेजा था। वो तंका वापस उसके मुकाबले आई, हाथों का पकड़े आपलों का थैला उसकी आंखों के सामने ले जाकर लहराया। क्या तुम्हारी अम्मा को खबर नहीं कि तुम हसीन हो, जवान हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है? उसने बागौर तकते हुए कहा। तो गुस्सा उसके नथने फूल गए थे और वो बिना मजीद कुछ के हुए अपने घर की तरफ कदम बढ़ा गए। जमीनों पर चलता हुआ झगड़ा दूसरे सरदारों का था, पर उनके साथ जमा हुए लोग बिना अपने किसी मुफाद के महज तफरीह का सामान करने अपने घरों से निकलकर अपने पसंदीदा सरदारों की टीम का हिस्सा बन गए थे। दोनों तरफ एक दूसरे पर बंदूक के ताने खड़े। वो तमाम लोग महज तफरीह का सामान काटते, पर कौन जानता था कि कब न जाने कैसे तफरीह का सामान कैसे उनका मातम का सामान बन जाना था। एक हफ्ते से जमीन पर चलता झगड़ा अरूज पर था। वो कहते हैं ना, हर अरूज को सवाल है। चौधरी मिर्जा हसीन के दोनों बेटे भी वहीं पर मौजूद है। यकदम जंग ने इस दौर पकड़ा था। मामला गर्म हुआ और सबकी बंदूकें एक दूसरे पर तन गए। महल्ला पार्टी से ये बंदा सामने निकल कर आता और चौधरी अफरासियाब, जो कि 16-17 साल नौजवान था, उसने महल्ला पार्टी के बंदे को बंदूक ताने अपनी तरफ बढ़ता देखा तो वो यकदम डर कर भागा। पर वो शख्स न रुका। उसने उसके कंधे पर गोली चलाई। गोली सीधा कंधे पर लगी। वो 9 उम्र लड़का तड़प कर नीचे बैठा। बंदूक थामे खड़े बंदे ने एक और गोली सीधे उसके सीने पर दिल के मुकाम पर उतार तो यकदम वो गश खाकर जमीन पर सजदा रेज हो गया। ज्योति बेरोज की नजर जैसे उसके वजूद पर पड़ी, वो भागता हुआ उस तक आया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुके थे। दूसरी पार्टी के तमाम रफीक भाग चुके थे। ज्योति बेरोज ने अपने छोटे भाई को गोद में उठाया। पागलों की तरह वो उसे अस्पताल के लिए लेकर भागा था, पर अस्पताल पहुंचने तक वो जान की बाजी हार चुका था। चौधरी की हवेली पर मानो गम्बू का पहाड़ टूटा था। महल्ला पार्टी के तमाम लोग भाग चुके थे। वो तमाम मर्द इलाकाई छोकर बाज चुके थे। रह गई तो महज उनकी औरतें। जिस शख्स ने गोली चलाई थी उस शख्स को सब लोग जानते थे। वो इनके गांव का ही बंदा था। हयात आलम एक आम किसान था, पर एक आम से किसान की एक जरूरत उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी, शायद इस बात से वो किसान बेखबर था। वही हुआ जो ऐसे इलाकों में होता है। पुलिस आई, अपने इलाके का मामला कहकर उन्हें चलता कर दिया। फिर जिरगा बिठाया गया। जिरगे में हयात आलम की बीवी को बुलाया गया। जिरगे में पैसों या फिर फनी
खून बहा कर रखा गया, जिस पर उसने चौधरी ने खून बहा का इंतखाब किया, क्योंकि उनके भाई इतने आजाद थोड़ी था कि उसका कत्ल चंद नोटों के वास्ते माफ कर देते। खून बहा में हयात आलम की बेटी मीरब हयात आलम को वनी कर दिया गया। मीरब हयात आलम का नकाह चौधरी बेरोज से कर देगा, और फिर एक बार फिर वही खून बहा की दास्तान शुरू होगी जो शायद इन जागीरदारों के यहाँ परसों से चलती आ रही है। नाम क्या है तुम्हारा? मीरब के सामने बैठी सफेद दुपट्टे के हाल में बैठी पुरशफीक औरत ने नरम लहजे में पूछा। मीरब, उसने धीरे से कहा। बड़ा प्यारा नाम है, उन्होंने नम आंखों से कहा। शन्नो? अम्मा जी ने शन्नो को आवाज लाई जो किसी बोतल के जिन की मानत वार हुए थे। जी अम्मा जी, उसने सादा मंदी से सर झुकाकर कहा। उसे बेरोज के कमरे में ले जाओ। उन्हें शन्नो को देखकर इसी नरम लहजे में कहा। जी अम्मा जी। सादत मंदी की हदूद पार करते शन्नो ने मीरब को अपने साथ चलने को कहा। वह खामोशी से उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक कमरे के दरवाजे के पास रुककर शन्नो ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो खामोशी से अंदर चले गए। अंदर घुसते ही उसने गहरा सांस लिया और सामने पड़े दीवार पर जा बैठी। उसे कुछ तसल्ली हुई थी, नहीं तो वह बहुत ही खौफजदा हो चुके थे, पर जरूरी नहीं था कि हर कोई इससे नरमी का बर्ताव करता। ये सोच कर ही उसकी काली सी आंखों में आंसू चमके। वो गहरी नींद में गर्क थी कि यकदम किसी ने उसे झंझोर कर उठाया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ इतने सुकून से सोने की? हमारी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके सुकून तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। उसे बाजू से खींच कर उठाता, उस पर झुका गुस्से से चीर रहा था। उसे उसकी सुर्ख आंखें देखकर यकदम हो रहा था। खुश्क होते होंठों को तर करते उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना ही चाहता कि उसके अगले इल्फाज पर उसका दिमाग घुमा गया था। तुम जैसे घटिया लोग, मैं जानता हूँ तुम किस घटिया बाप की गंदी औलाद हो। वो तो मानो उसके कानों में शीशा अंडेल गया था। हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में या मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? उसकी आंखों में आंखें गाकर सरकश लहजे में कहती उसे मजीद सुलगा गए थे। जैसी होती है वैसे ही हुई है, और हिम्मत, और तुम लोग हुई है हिम्मत, और तुम कौन होती हो मुझे मेरी हिम्मत का बताने वाली? गुलाम हो तुम हमारी, फनी में हो तुम। तुम्हारी इतनी लंबी जुबान मुश्किल में डाल देगी तुम्हें। उसके बाद मुट्ठी में दबोचता हकारत से बोला। अगर आप सोच रही है ना कि मैं डर जाऊंगी और आपकी किसी गलत बात का बर्दाश्त करूंगी तो ये आपकी सोच है। वो अब भी बास ना आई थी। वो उसकी हिम्मत देखकर तमसर से हंसा था। बहुत देखी है तुम जैसी दो दो कोरी की औरतें। उसके बालों को मजीद साथी से दबोचता नफरत अमेज लहजे में बोला। देखी होंगी पर मीरब हयात नहीं होगी। उसकी गिफ्ट से अपने बाल आजाद करवाने की कोशिश करने लगी। जमान को लगाम दो अपनी। उसने उसके चेहरे पर अपनी 5 उंगलियां छाप दी थी। मीरब की आंख से एक आंसू टपका। नहीं दूंगी। जिद्दी तो वो सदा की थी। अगर इस जबान को लगाम ना दी तो बहुत ही पछताओगी। उसे गर्दन से दबोचता हुआ बोला। अगर मैंने गलत को गलत ना कहा, खामोशी से जुल्म सहती रही तो भी पछतावा होगा। वो बामुश्किल बोले। उसका चेहरा सुर हो चुका था। अब तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी कि मुकाबिल ने एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी थी। वो खांसते हुए उसके पास उठी थी। वो बेड पर उसके बेहद करीब बैठा हुआ था और उसकी कुर्बत मीरब हयात को किसी सूरत मंजूर नहीं थे। वो बेहद थक चुकी थी, उस वजह से उसकी आंख लग गई थी। पर अचानक उस शख्स का आकर उसे ऐसे उठाना उसके तमाम हवास संजोग रहा था। उसको सुनाकर कमरे से वापस निकल गया था। मीरब को अपना सर दुखता हुआ महसूस हुआ। उसने जो थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था उसके हवास झंझना गया था। वह हिम्मत करती कमरे से बाहर आई। हवेली में मुलाजमों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वो नंगे पैर चलती हुई हवेली के मेन दरवाजे से निकलकर बाहर बनने बरामदे में आए थे। अम्मा जान वहीं पर बैठी थी। वो उनके पास जाकर सलाम करती तख्त पर बैठी तो वो उसे देखकर नरमी से मुस्कुराई थी। वालेकुम सलाम, उन्होंने शफकत से कहा। आराम करके अब कुछ बेहतर लग रहा हो ना तुम्हें? उन्होंने नरमी से कहा। जी, पर सर में दर्द हो रहा है। वो धीमी सी आवाज में कहती है। अम्मा जान को बड़ी प्यारी लगे थे। शन्नो, जाकर इस बच्ची के लिए खाना ला और फिर अच्छी सी चाय चढ़ा हम दोनों के लिए। और तुम इधर आओ, दम डाल दूं। अभी गायब हो जाएगा सरदर्द। उन्होंने उसे अपने करीब बैठने को कहा था। वो जरा सी खिसक कर अम्मा के पास हुई। अम्मा ने दम डालना शुरू किया। उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। काफी देर खामोशी के बाद अम्मा की आवाज उसके समातों से टकराए। जानती हो, बेहरोस आया था और शायद उसने तुमसे बदतमीजी भी की हो, पर तुम सब्र से काम लेना। देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। अम्मा ने उसके सर को दबाते हुए कहा। दम शायद वो डाल चुके थे। अम्मा जी, हर चीज पर हम औरतें ही क्यों सब्र करें? उसके लहजे की तालीम महसूस करती वो धीरे से मुस्कुराए थे। अगर सब्र नहीं करोगी तो कभी खुशियां नहीं आ पाएंगी तुम्हारे करीब। तुम जानती हो ना, सुख हमेशा डेरू आजमाइशों के बाद मिलता है। फिर चाहे मर्द हो या फिर औरत, दोनों को आजमाइश से गुजरना पड़ता है। उन्होंने नरमी से कहा था। और मीरब ने झट से आंखें खोलकर उनको तका। पर मैंने मर्द को आजमाइशों में गिरा नहीं देखा। वो संजीदगी से बोली। पगली,
یہ جو بہروز جس دور سے گزر رہا ہے نا، یہ اس کی بھی تو آزمائش ہے. اس نے اپنا بھائی کھویا ہے. یہ جو آگ اس کے سینے میں جل رہی ہے نا، یہی سب سے بڑی آزمائش ہے. اور سب سے بڑی بات، تم دونوں کا رشتہ بہت ہی پیارا ہے، بس اگر تم دونوں وقت پر سمجھ جاؤ. انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا. کہا تھا کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ میرے صبر کے آگے ہار جائیں گے؟ اس نے انہیں تکتے ہوئے نرمی سے پوچھا. میں ضمانت ہوں؟ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا. انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا. مجھے لگتا تو نہیں ہے، میں پر پھر بھی کوشش کروں گی. اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا. صبر کوشش سے نہیں کیا جاتا، جب صبر کیا جاتا ہے تو بس صبر ہی ہوتا ہے، پھر اس کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی. وہ نرمی سے بولے. صحیح، میں صبر کروں گی. اس نے نظریں جھکا کر کہا. شنو اس کے لیے کھانا لائی. اس نے کھانا کھایا. اتنے میں چائے بھی تیار ہو چکی تھی. وہ چائے لے کر آئے. اس نے اور اماں نے چائے پی کر پھر اس کو ایک سر درد کی گولی دی. پھر وہ دیر اماں جی کے ساتھ ہی رہی اور رات 8 بجے اماں جی نے اس کو اس کے کمرے میں بھیج دیا. وہ من بڑھ کے قدم لیے ہوئے کمرے میں جیسے گھسی، وہ سامنے بیٹھ پر ایک شان سے پڑا ہوا نہ جانے کس سے موبائل کان سے لگائے ہوئے ہم کلام تھا. اس کو دیکھ کر اس نے کال کاٹی تھی. اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ کر اس کے پیر کانپنے لگے تھے. وہاں کیا کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کیا پتھر کا مجسمہ ہو گئی ہو؟ یہاں آؤ. اسے سر بے تاثر لہجے میں اس سے پی طرف آنے کو کہا تھا. جی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی جیسے اس کے پاس آئی تھی. اس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر پیڑ پر گرایا تھا. وہ ایک دم اس کی آگوش میں آ گئی تھی. وہ اس وقت برے سے برے رویے کی امید کرتی، پر یہ کیا، خوف سے اس کا پیر کانپ رہے تھے. اس نے اٹھنا چاہ یکدم وہ کروٹ لے کر اس پر مکمل طور پر جھکا. رائے فرار ممکن نہیں ہے. اسے 7 انگلیاں اس کے جیب پر پھیرتے ہوئے کہا تھا. میرب کا سانس اٹکا تھا. مجھے پتا تھا، مجھے دیکھ کر تم یوں ہی پل میں پگھل جاؤ گے. وہ تمسر سے گویا ہے. ہاں، تمہیں تو ویسے بھی بڑا تجربہ ہے نا مردوں کا پل میں پگھلانے کا. اس نے بھی سیدھا خنجر سے وار کیا تھا. میرے بارے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں. اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے کے جتن کرنے لگی تھی کہ وہ ایک دم اس پر مزید حاوی ہوا. دونوں کے وجود ایک دوسرے سے مکمل طور پر جڑے پڑے تھے. میرا دل جیسے الفاظ استعمال کرنے کو کرے گا میں وہی کروں گا. تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں تمہارے لیے کیسے الفاظ استعمال کروں؟ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو اور تم یہاں اپنے باپ کے جرم کی سزا کاٹنے آئی ہو. یہ انداز، یہ کانفیڈنس تم پر سوٹ نہیں کرتا. اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا اس کے اپنے لہجے میں ڈیرو نفرت سموئے گویا ہوا تھا. بیوی ہوں آپ کی، عزت کی مستحق ہوں. نم لہجے میں کہا گیا. اچھا، اتنی ہی عزت دار ہو اور عزت کی مستحق ہو تو بتاؤ اس دن ان کھیتوں میں کیا کرتی؟ اس کا چہرہ دبوچ کر گرایا. میں نے اس دن بتایا تو تھا کہ میں آپلے لینے گئے تھے. وہ نم لہجے میں گویا ہوئے. اچھا، اور آپلے لینے کے بہانے اپنی کسی عاشق سے ملاقات کر کے آ رہی تھی؟ آپ کی اس کا لہجہ حد سے زیادہ تہذیب امیز تھا. دور ہٹیں. وہ یکدم اسے دکھا دے کر اٹھی تھی. وہ بیگی بلی سے یکدم ہونہار شیرنی بن گئی تھی. اس کے ہونہار ہونے پر تمسر سے ہنسا تھا. جس میں حامی ہو وہ یوں ہی بڑکتا ہے. وہ بیٹھ کے دوسری سر پر ہوتا ترنسن ہنسا تھا. آپ جیسا انسان جس کی سوچ اس حد تک گری ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ حقارت سے کہتی اسے سلکا گئے تھے. میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا. زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے. سگریٹ کو لائٹر سے جلا کر ایک کش لیتے ہوئے کہا. مجھے اچھے سے معلوم پڑ چکا ہے کہ آپ کیسے مرد ہو. وہ ماتھے پر لاتعداد تیوریاں سجائے کہتی ہوئی لیٹنے لگی تھی کہ اس کے الفاظ سن کر اس نے اس کو دیکھا. یہاں پر سونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے مرنے کا بندوبست کہیں اور کر لو. وہ بدتمیزی کی تمام حدود پار کر گیا تھا. میں تو یہیں سوں گی. بیوی ہوں آپ کی. وہ جیسے سلگے. اچھا، بیوی ہو، ٹھیک ہے، پھر حقوق ادا کرو میرا. اس نے اسے ستانے کو کہا تھا. سوچنا بھی مت ایسے کچھ. آپ جیسے انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق کبھی نہیں بناؤں گی. وہ آنکھوں میں ڈیرو نفرت و حقارت لیے بڑھ کے. سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ شاید تم نے ابھی ٹھیک سے مجھے پہچانا نہیں. میں چودھری بہروز ہوں. میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں رہتا. جو رکھتا ہے نا میں اس کی ہمت توڑ دیتا ہوں. اسے کھینچ کر اپنی طرف سرکا گیا تھا. جس وحشی انداز میں اس نے اسے اپنی گرفت میں جھڑکا تھا وہ تڑپ کر تو رہ گئے تھے. اس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو نکالنا چاہا پر ناممکن سی بات ہے. چھوڑو مجھے. اس نے اس کی انگلیوں کی جنبش کو اپنے وجود پر ہوتا محسوس کر کے سسک کر کہا تھا. اور پھر جو ہوا وہ شاید ہونا تو چاہیے تھا پر ایسے نہیں. بہروز نے اس کا لباس ایسے نوچ کر اسے ہلا کیا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. بہروز نہیں. اس نے یکدم سر نفی میں ہلایا تھا. اب بہروز نے گہری نظر سے اس کو دیکھا. کیوں نہیں؟ ہاں. اس نے اس کے چہرے پر انگلی پھینکا. کہا پلیز دور ہٹے. وہ گہرے سانس لیتی ٹھنڈی ہوئی آواز میں بولے. بہروز تمسر سے ہنسا. اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ جما تھا. اپنا حق وصول کر گیا تھا. کچھ دیر بعد نیم اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھی. وہ جو اس کو ریزہ ریزہ کر کے پیچھے ہٹاتا اس کے رولنے کی
आवाज़ जब उसके कान में पड़ी तो वो अपने किए पर शर्मिंदा होने के बावजूद बेजार से लहजे में गोया हुआ, बंद करो ये रोना धोना, ऐसा भी कोई जुल्म नहीं किया जो रोना ही बंद नहीं हो रहा। वो करवट बदल गया था, उसके रोकने पर भी ना रुकी। सारी रात उसकी रोते रोते गुजरी। सुबह की रोशनी लगने से पहले ही वो अपनी हालत दुरुस्त करके कमरे से निकल चुके थे। जैसे ही मौलवी ने अजान दी, धीरे धीरे हवेली में चहल पहल होने लगे। मीरम ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसुओं और सिसकी के सिवा कुछ न था। अम्मा जी भी उठ चुकी थी, वो उनके पास आकर बैठी थी। यकदम बेहरोज के वालिद नमाज पढ़कर जैसे घर में दाल हुए, उसको देखकर जो वो बेइज्जती उन्होंने उसकी की, वो रात को की गई उनके बेटे की गई ज्यादती को भी पीछे छोड़ गए थे। सुबह सुबह हवेली की दीवारें उनके दर्द से कांप उठे थे। वो जालिम भी नींद से बड़ी भी आंखें लिए जैसे जदीद तर्ज के पन्ने में लॉन्च में आया तो मीरब सर झुकाकर रो रही थी। उसके अब्बा उसके सर पर खड़े उसे न जाने क्या कुछ कह रहे थे। उसे बुरा लगा पर उसने कुछ कहा ना, खामोश रहा। नजर एक बार फिर उसके कमलाए हुए चेहरे पर पड़ी तो वो महज लब बीत गया। पर जब अब्बा ने उसके किरदार पर बोलना शुरू किया तो उसकी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म होने लगे थे। उसके दिमाग की रगे गुस्से से तन गए थे। वो यकदम भड़का, अब्बा मेरी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो मुत्तशिल हुआ, बीवी नहीं है तुम्हारी, ये वनी है। अब्बा चीहे, अब्बा गलत बात ना करें, नकाह करके लाया हूँ। वो जैसे बिपरा, हाँ नकाह बेशक किया पर उसकी हैसियत हमारी मुलाजमा से भी कम है। वो भी बढ़के थे। मीरब फुड़ फुड़ कर रोने लगी थी। अम्मा जी ने यकदम उसे अपने सीने में बिछा तो वो मजीद सुलग उठे। अब्बा तन फन करते वहां से जा चुके थे और वो सामने खड़ा हाथों की मुठ्ठियां बीच खड़ा अब उसे गुस्से से घूरा था। यकदम वो आगे बढ़ा, बगैर अम्मा जी का लिहाज किए उसे कलाई से थामता घसीटता वह कमरे में लेकर आया था। एक झटके से उसे बेड पर लाकर फेंका तो वो यकदम सीधी होकर बैठी। आइंदा से जब तक अब्बा घर पर हो कमरे से ना निकलना। उसने कमरे में तैश के आलम में चक्कर काटते हुए कहा था। ऐसा गलत कुछ उन्होंने भी नहीं कहा, जो आपने किया वो उसे ज्यादा तौहीन अमेज था। उसके मुकाबले खड़ी होती नम लहजे में गोया हुए, बकवास बंद करो। वह नजरें चुरा कर बोला, बकवास नहीं है, ये सच है जिससे आप जुटला नहीं सकते। अरे आपसे बेहतर तो वो सहेल था, वो मेरी इज्जत पर ताक लगाए बैठा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उसकी इज्जत नहीं दी, पर आपकी तो इज्जत थी ना। उसको देखकर अफसोस से कहती हुई उसके गुस्से को मजीद हवा दे गए थे। क्या बकवास कर रही हो? हाँ मैंने कोई गुनाह नहीं किया, समझी? वो यकदम बड़क उठा था। उसने उसकी गर्दन को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा तो उसकी सांसें बंद होने लगे थे। उसने उसे खुद से दूर करना चाहा, अपनी गर्दन आजाद करवानी चाहिए, पर शायद गुस्से में आपस से बाहर हो जाता था। आज तो की है ना ये बकवास, आंदा करने के बारे में सोचना भी मत। और कौन है ये सुहेल? उसकी गर्दन छोड़ता उसे बाजू से दबोच किया था। कोई नहीं। वो अपनी सांसें बहाल करती उसे खुद से दूर झटके थे। मुझे अपनी चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझे तुम? मुझे झंझोड़ कर बोला, पर मैं अपनी ही चलाऊंगी। मैं किसी के हाथ की गुड़िया नहीं बन सकती। वो अपने आप से छुड़वाती फनकारे। उसके यही अंदाज पेड़ों के गुस्से की वजह बन रहे थे। उसे बैठ पर जट कर खुद अलमारी से कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हो चुका था और वो महज सिसक कर रह गए थे। वो भी कमरे से निकलकर बाहर आई तो अम्मा वहीं पर बैठी वो छोटे छोटे कदम लेते उनके पास आकर बैठी थे। उसने हाथ तो नहीं उठाया ना तुम पर? उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा था। उसने गर्दनों को जरा सा तिरछा करके उन्हें देखा और फिर खामोशी से सर को नफी में हिला दिया। अम्मा जी ने गहरा सांस हट किया और बगौर उसको तका। जानती हो तुम वनी हो, जब भी तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है, बल्कि उससे ज्यादा सहना पड़ता वनी में आकर औरतों को। तुम जानती हो ऐसे भी औरतें हैं जो वनी नहीं होती, उन्हें धूमधाम से खुशी खुशी घर की बहू बनाकर लाया जाता है और फिर उनके साथ ऐसा सलूक होता है जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। वो उसका हाथ थामती नरमी से गोया हुई, अम्मा जी अगर उनके साथ ऐसा सलूक होता है ना तो वो अपने मेके जाकर बैठ जाती हैं, तलाक लेती हैं और अपनी जिंदगी आसान कर देती हैं। पर मुझ जैसी बनी हुई औरतें तो सब्र और बर्दाश्त कुछ कर ही नहीं सकती। उसे शोही हुई नजरें झुकाकर कहा था, 100% में से 75% औरतें बर्दाश्त नहीं करती। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो तलाक ले लेती हैं या फिर मेके चल जाती हैं। ऐसा नहीं होता। उनके बच्चे उनकी पैरों की जंजीर बन जाती है, अपने बच्चों की खातिर खुद को मार देती हैं, अपनी खुशियों का गला घोंट देती हैं। उन्होंने कदरे अफसोस से कहा, काश अम्मा जी मैं वनी ना होती, ऐसे सलूक पर ना मैं अपने बेटे की ईंट से ईंट बजा देती। अपनी बेबसी पर उसने एक बार फिर से रोना आया था। आंचल उसका हल्का सा ढका तो गर्दन पर उसकी उंगलियों के निशान अम्मा की नजर से पोशीदा न रह सके। अभी वो उसे कुछ कहती कि उसने अपना आंचल दुरुस्त किया। सामने वो नक शख्स सा तैयार लाउंज में आया था। सोफे पर बैठकर उसने एक नजर देखा और फिर दोबारा नजर झुकाकर अपने मोबाइल में मशगूल हो गया। तुमने उस पर हाथ उठाया है ना? अम्मा ने सख्त के लहजे में पूछा। उसने नासमझी से सर उठाया। जी अम्मा जी। उसने कुछ उलझन का शिकार होगा पूछा। तुमने मीरब पर हाथ उठाया है? उन्हें सख्ती से दराज किया। मीरब उसकी गुड़ी खुद पर देखकर एकदम सटपटाई थे।
نہیں اماں جی، ایسا تو کچھ نہیں کیا میں نے، اس نے بامشکل الفاظ ترتیب دیے۔ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ اس کی گردن پر تمہاری انگلیوں کے نشان باقاعدہ پڑے ہوئے ہیں۔ اماں کے لفظ لفظ میں ساہتی تھی۔ اماں جی، وہ غصہ آ گیا تھا، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ غصہ آ گیا تھا تو کیا بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ انہوں نے اسے گڑکا۔ معذرت اماں جی، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ مگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو بیروز میں تم سے بات نہیں کرنی، وہ ہبکی سے بولتی۔ وہ یکدم تڑپ بھی تو گیا تھا۔ اماں جی، آپ دوسروں کی ہاتھوں مجھ سے ایسے برتاؤ نہیں کر سکتی، آپ میری ماں ہیں، آپ کا کہا پتھر پر لکی کے مانند ہے، آپ ایسے ناراضگی کی دھمکیاں نہ دیا کریں۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا تھا اور وہ محض دے کر آ گئے تھے کہ اسے اپنی ماں سے اس قدر عقیدت تھی۔ آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں، کبھی کچھ ایسا کر کے جس سے ہماری تربیت پہ حرف آئے تو ہم کیوں خفا ہونے لگے آپ سے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اماں جی، میں وعدہ کرتا ہوں اب تک جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، پر اس کے بعد میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ وہ ادب سے نگاہیں جھکا کر بولا، اور پھر جو اس نے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ وہ حیران ہوئی تھی، کوئی شخص اپنی بات کا اتنا پکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمرے میں ہوتی تو اسے کلام تک نہ کرتا، چاہے اچھے ہو یا بھی برا۔ یہ سلسلہ پچھلے 4 ماہ سے ایسے چل رہا تھا۔ اس کی بھی روٹین کافی بدل گئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر شونے کے ساتھ لاگر گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی، پھر باقی کا دن اماں جی اور پودوں کے ساتھ گزرتا۔ اس نے کبھی سامنا ہوتا تو اس پر سے نگاہ پھیر کر نکل جاتا۔ ابھی وہ باہر لگی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کالے رنگ کا لان کا پرنٹڈ سوٹ پہنے، بالوں کی لمبی چوٹی بنائے کھڑے تھے۔ پائپ لے کر وہ دوسری کیاری کی طرف مڑی کہ یکدم پائپ کے سامنے نمودار ہوتا وجود پورے کا پورا بھیگ گیا۔ اس نے بے ساتا ہاتھ منہ پر رکھے اور پائپ زمین پر پھینکتی 2 قدم اچھل کر پیچھے اور یکدم بھاگتی ہوئی اماں جی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ اب وہ اس کی بےزتی کرے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ شام کی چائے پی کر وہ اماں جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ وہ اماں جی کے پاس آیا۔ انہوں نے سلام کہا کہ پاس پڑی کرسی کھسکائی اور بیٹھا۔ میرب نے چور نظر سے اس کو دیکھا۔ وہ ماں جی کی طرف متوجہ تھا۔ ماں جی، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اماں جی کو تکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بلایا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے میرب کے ہاتھ تھام کر روکے۔ میرب نے اٹھ کر کمرے سے نکل جانا چاہا، پر اماں نے اسے روک لیا۔ وہ جانتی تھی اماں کیا بات کرنے والی ہیں۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بات جو تقریباً 4 ماہ سے پوچھتا تھی، وہ بات آج اماں جی اسے بتانے والے تھے۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی اس کا ری ایکشن سوچ کر۔ اس کی بھی بے ساتہ نظر اس پر پڑی تھی تو اس میں نہ جانے کیوں پر پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی۔ بیروز، تم باپ بننے والے ہو، اماں جی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہیں 4 مہینے پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم کافی غصے میں رہتے تھے ان دنوں، اماں جی نے نرمی سے کہا۔ میرب نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور بیروز کو تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ عجب سی بے بسی تھی۔ اس نے ایک نظر میرب کو دیکھا۔ وہ بیٹھی نظر جھکائے انگلیاں چٹہا رہے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور وہ گہری سانس لے کر اٹھا۔ اماں جی، چلتا ہوں، کچھ کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور وہ محض بیگی نظر سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئے تھے۔ اماں جی، اب کیا ہوگا؟ اس نے اماں کی طرف رخ کیا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اماں جی، وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اماں جی کو تکتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ نہیں، اماں جی نے یک لفظ سے جواب دیا۔ وہ بھی خاموش ہوگی، اسے بھی آگے مزید کچھ نہ کہا گیا۔ رات میں وہ کمرے میں بیٹھی تھی، گھٹنے پر سر ٹکائے بیٹھی، پیلے رنگ کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ بیروز کمرے میں گھسا۔ اس کو دیکھا ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا وہ کمرے کی بالکنی میں گیا، سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ وہ بے چینی سی محسوس کرتی خود ہی اس کے پیچھے اٹھ کر آ گئے۔ اس کے پشت پر کھڑے ہو کر اس نے بامشکل الفاظ کو ترتیب دیا۔ آپ خوش نہیں اس خبر سے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ مذاق اسے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ اسے دیکھ کر تمسا سے ہنسا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے آدھا جلا ہوا سگریٹ زمین پر پھینک اپنے جوتے تلے مسا۔ کیوں؟ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دو۔ اس نے صفاقی کی حد تمام کر دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا۔ اس کے سراپے کو باغور تکتا ہوا گویا ہوا۔ اس کے سراپے میں ہلکی سی باڑی پن وہ دیکھ کر سر جھٹک گیا تھا۔ پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کی رنگت پل میں زرد پڑ گئی اور پورا وجود لمحے میں پسینے سے شربور ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے وجود پر ایسا لرزش طاری ہوا کہ ایک پل کو تو بیروز پہ سٹپٹا گیا تھا۔ اس نے یکدم لپک کر اس کو تھاما۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ پانی، پانی، اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ ہاں، صبر۔ وہ اسے خود کے ساتھ لگائے پیر پر لا کر بٹھایا۔ وہ گویا ہوا سائے ٹیبل پر رکھ کے جگ سے پانی اس نے گلاس میں لے کر اس کے لبوں سے لگایا تو وہ کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی۔
आप बेहतर महसूस कर रही हो? उसके बाल सहलाते हुए कहा। जी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेंका कहा और नजरें उसके चेहरे पर गाड़कर बेबसी से उसे देखा। आप क्यों नहीं चाहते कि उसने बात अधूरी छोड़ी। तुम और मैं एक हेल्दी तुम और मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं है। बच्चे का आना मतलब उसकी जिंदगी खराब करना। माँ बाप के ताल्लुकात का फर्क औलाद की शख्सियत पर बहुत पड़ता है और मैं नहीं चाहता किसी मासूम की जिंदगी अजाब हो। वो संजीदगी से बोला। हम ठीक करेंगे ना अपना ताल्लुक, हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा ना? वो बेकरारी से बोले। कैसे? उसने आईब्रोज कागा कहा। आप भूल जाए ना कि मैं बनी हूँ, प्लीज। वो जैसे मिन्नत पर आई थी। ऐसा नहीं हो सकता मीरब, तुम मेरे बाइक के खून बहा में आई हो। हमारे बीच कभी कुछ भी दुरुस्त नहीं हो सकता। वो संजीदगी से बोला। क्यों नहीं हो सकता? कोशिश तो करें। उसने रोते हुए कहा। कभी कभी कुछ चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती। उसके पास से उठते हुए गोया हुआ। आप इतने संगदिल ना बने। वो सिसकी। कभी कभी संगदिल बनना पड़ता है। वो बेरूही से कहता। उसका दिल दुखा गया। प्लीज हम एक कोशिश कर सकते हैं ना? उसके पीछे उठी थी। उसका आंचल बेड पर हिलाया गया था। वो दुपट्टे से बेनियाज बिखरी सी हालत में उसके मुकाबले खड़ी हुई थी। उसकी नजर उस पर पड़ते वो सांसें लेना भूल गया था। उसकी रोई रोई आंखें, बिखरे से बाल, कपकपाते हुए लब, न जाने क्या था इस लम्हे में कि वो कमजोर पड़ गया। वो धीरे से अपनी बाहों में कैद करता उसके लबों पर झुका था। वो यकदम चटपटाई। उसने उसे खुद से दूर करना चाहा। उसकी गिरफ्त मजीद सख्त हुई। मीरब को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वो उससे दूर हटा, उसकी कमीज को थामा, उसे खड़ा देखता रहा। यकदम उसने गहरी सांस की। कल तैयार है ना? डॉक्टर के पास चलेंगे, अम्मा जी को ना बताना। वो उसे खुद से दूर करता संजीदगी से कहता। खुद बाथरूम में बंद हो गया था और वो बिखरी सी हालत में बेजान वजूद लिए जमीन पर बैठते चले गए। अगली सुबह जब बेहरोस उठा तो मीरब को कमरे के कोने में फर्श पर बैठा हुआ पाया। शायद सारी रात वो वहीं पर बैठी रही थी। तैयार हो जाओ, उसने नींद से बोझल होती हुई आवाज में कहा। मैं नहीं जाऊंगी। हर तरमी से कहा। जाना पड़ेगा तुम्हें। बेरोज के माथे पर तेबियां नमूदार हुए। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। वो अपनी नम सूजी हुई आंखें उसके आंखों में गाड़ कर जुनून अमेज लहजे में कहती। बेरोज के गुस्से को हवा दे गए थे। मसला क्या है तुम्हारा? इज्जत से बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आती बात। बेरोज बेड से कुछ उठाकर जमीन पर फेंकता हुआ उठा था। वो खौफ से कपा उठे थे। वो बामुश्किल अपने बेजान होते पैर पर जोर डालकर उठे थे। मुझे नहीं करना अपने बच्चे का कत्ल। वह मजबूत लहजे में गोया हुए। तुम क्यों सर पर चढ़ रही हो मेरे? जितना कहा है उतना करो। वो तैश के आलम में दारा। नहीं करूंगी जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं करूंगी। वो सर को नफी में जनबिश देती नहीब सी आवाज में बोले। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस बच्चे ने इस दुनिया में जन्म लिया तो ये भूल जाना कि मुझसे बाप बनकर पालूंगा या उसकी परवरिश करूंगा। उसके कांधों से थमता घुरा कर गोया हुआ। मेरे बच्चे के लिए मैं काफी हूँ। वो सिसक कर बोले। ठीक है तो भी पैदा करो और अकेले पालो से। वो सर झटक कर कमरे से निकल गया था और मीरब ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोका था। मीरब। माँ जी ने उसे गुमसुम बैठा देखकर आवाज दी। जी माँ जी। उसने सर उठाकर अम्मा जी को देखा। बेरोज खुश है ना इस बच्चे की अम्मा से? उन्होंने उसके जर्द चेहरे को तक कर कहा था। पता नहीं। वह अजीब से लहजे में बोले। कुछ कहा है उसने तुम्हें? अम्मा जी ने कुछ फिक्रमंदी से पूछा। नहीं अभी तक तो कुछ नहीं कहा। वो बात छुपा गए। बस अल्लाह इस बच्चे को तुम दोनों के लिए रहमतों और बरकतों वाला बनाए। अम्मा जी ने उसके माथे पर बोसा देकर कहा। उसकी आंखें हल्की सी भीगी पर वो अपनी आंखों की नमी छुपा गए। बेरोज थोड़ा सख्त गिर है पर मेरा बच्चा दिल का बहुत ही अच्छा है मीरब। अम्मा जी मैं पहली बार में वो उसे ऐसे सज सवर कर उसके सामने आए थे। वो इस कदर हसीन लग रही थी। वो इस कदर हसीन लगी थी कि वो बेगुस्सा होता तकता गया था। वो उसे खुद को तकता पाकर थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी मगर हिम्मत करके उसके बराबर बैठे थे। धीरे से उसके करीब आकर उसकी पलकें झुकाकर पूछा। मैं कैसी लग रही हूँ? कपकपाए लहजे में मुस्तफसर हुई। बहुत खूबसूरत। वे बेखुदी के आलम में उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में बढ़ता गोया हुआ। उसकी तारीफ करने पर शर्मीली सी मुस्कान होठों पर लिए नजरें उठाकर दोबारा झुका गए थे। बेरोज धीरे से झुका था। उसकी झुकी आंखों पर अपने लब रख दिया था। उसके जुसार पर उसकी आंखें धीरे से कपकपाई थे। बेहरोज। उसने सुडर लब धीरे से हिलाए। वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरता हुआ महमूरियत से गोया हुआ। कुछ नहीं। कुछ कहते कहते उसके लब फड़फड़ाए थे। बेरोज की नजर उसके कपवाते लबों पर पड़ी। वो बेसुध सा होता हुआ उसके लबों पर झुका था। उसके लम्स में इस कदर शिद्दत थी कि वो कपा कराए गए थे।
लम्हा यूं ही सिरकते गए। मीरब का सांस रुकने लगा और मीरब ने उसकी गर्दन पर अपने नाखून गाड़े। वो धीरे से उसके लबों को छूटता, उसे बिस्तर पर गिराता, उस पर झुका था। ओ मेरे अल्लाह, मेरी औलाद के कातिल को सजा देने वाला, वो पुरसकून लहजे में गोया हुए। इतना सब्र कैसे है आप में अम्मा जी? उसे हैरत दर हैरत हुई। जब अपने अच्छे और बुरे का यकीन इस पाक साथ पर होता है, फिर सब्र आ ही जाता है। वो अपनी आंखों में डेढ़ों नूर लिए गोया हुए। आप जैसा सब्र हर किसी को क्यों नहीं आता? उसने उनके हाथ अकीदत से थाम कर लबों से लगाया। क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो रखते हैं, पर हमारा अकीदा बड़ा कमजोर है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा उसके बंदों से तवक्कात रखते हैं, और जब उम्मीदें और यकीन दुनिया पर हो तो सब्र कैसे आएगा? उनने मुस्कुरा कहा। वो भी धीरे से मुस्कुराई। हकीकत थी ये, हमें अल्लाह से ज्यादा इंसानों से ही तो अच्छे की उम्मीद होती है। फिर भी अम्मा जी, आपने अपना जवान बेटा खोया, क्या आपको दुख नहीं हुआ था? क्या आपके सीने में बदला लेने की आग ने जन्म नहीं लिया था? उसने फिर भी इश्तियाक रहा था। औलाद का दुख हमेशा हर दुख से भारी होता है, फिर चाहे औलाद जवान हो या बुरी, या फिर बचपन के दौर में हो। उसकी तकलीफ दिल को पाश पाश कर देती है। पता है, मैंने अपने बेटे के कातिल का मामला अलग की अदालत में छोड़ा है। ये दुनिया क्या होगी, उनकी अदालत क्या होगी, उनका इंसाफ क्या होगा। देखो ना, अब भी तुम जैसी मासूम और बेबस औरत का सजा काटने के लिए चुना गया। हालांकि तुमने तो कुछ किया नहीं है, जिसने किया है वो तो भाग गया। कहीं और जाकर वो फिर किसी मासूम का कत्ल कर देगा, और फिर किसी और मासूम को उसकी सजा दी जाएगी जो अपने जुर्म और गुनाह से भी नावाकफ होगा। ये दुनिया की अदालतें आंधी है, असल इंसाफ तो मेरे रब की अदालत में मिलता है। वो तमकनत से कहती हुई मीरब को ताज्जुब में डाल गए थे। वो हैरत से उन्हें तक रही थी। उसे इस कदर हैरत से खुद को तकता पाकर धीरे से मुस्कुराए थे। बेरोज की जिंदगी में किसी आजमाइश से कम नहीं है। उसकी जिंदगी भी एक स्याह बाप है, और वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम उसका एतमाद जीतो, तुमसे जीतो, मोहब्बत से, वफा से, तवज्जो से। मुझे यकीन है एक दिन आएगा जब वो अपना हर गुस्सा तुम्हें बताएगा, जब वो अपना हर गम तुम्हें बताएगा, तुमसे अपनी हर तकलीफ बांटेगा इंशाल्लाह। उन्होंने उसके बाद सवारते हुए कहा था। ऐसा क्या है? वो उनको तकती मुस्तफसर हुई। ऐसा समझो कि अगर यह करी तुमने सुलझा ली ना, तो तुम दोनों की जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी एक साल। उन्होंने उसे समझाया, पर वो तो मुझसे बात तक नहीं करते और अभी तो नाराज हैं काफी। उसने बेचारी से कहा, अब ये तो तुम पर है ना कि तुम क्या करती हो और कैसे करती हो। उन्होंने संजीदगी से कहा, और मीरा अब गहरी सोच में डूब गए। शाम के 5 बजे थे। वो किसी काम से उजरत में गया था। कोई जरूरी कागजात है जिनकी उसे जरूरत पड़ती। वो कमरे में हर एक जगह छान चुका था, पर उसे उसके कागजात नहीं मिले। काफी ढूंढने के बाद उसे याद आया कि वो कागजात तो उसने अपने वकील के पास रखवाए थे। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकालकर कान से लगाया। मीरा कमरे का दरवाजा धीरे से बंद करती अंदर आती। सुरख रंग के शफीन का जोड़ा जिस पर हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मोती के फूलों की खुशबू जैसे परफ्यूम लगाए, आंखों में गहरा काजल लगाए, होंठों पर सुरख जोड़े के हमरंग सुरही लगाए, नाक में एक मोती वाली नथ पहने, वो गजब डारे थे। बेरोज की तो तवज्जो उसकी तरफ ना थी। वो खामोशी से चलती उसके पास रहती। बेरोज ने मोबाइल कान से हटाकर कॉल काटी। ऊपर देखा तो देखते ही रह गया। इन 4 माह में पहली बार उसे ऐसे सच सवर कर सामने आए थे। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि वो बेसादा उसे तकता रह गया था। वो उसे खुद को तकता पाकर थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी, मगर हिम्मत करके उसके बराबर बैठी थी। धीरे से उसे करीब होकर उसने पलक के झुकाकर पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? वो कपकपाई लहजे में मुस्तफसर हुई थी। बहुत खूबसूरत। वो बेखुदी के आलम में उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में बढ़ता हुआ गोया हुआ। उसकी तारीफ करने पर शर्मीली सी मुस्कान होंठों पर लिए हुए नजरें उठाकर दोबारा झुका गए थे। बेरोज धीरे से झुका था। उसकी झुकी हुई आंखों पर अपने लब रख गया। उसके जिसार पर उसकी आंखें धीरे से कपकपाई थी। बेरोज, उसने अपने सुरह लब धीरे से हिलाए। उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरता महमूदियत से गोया हुआ। कुछ नहीं। कुछ कहते कहते उसके लब फड़फड़ाए थे। बेरोज की नजर उसके कपकपाते लबों पर पड़ी तो वह बेहुस्सा होता उसके लबों पर झुका। उसके लम्स में इस कदर शिद्दत थी कि वो कपकपा कर रह गया। लम्हा यूं ही सिरते गए थे। मीरब का सांस रुकने लगा। मीरब ने उसकी गर्दन पर अपने नाखून गाड़े। वो धीरे से उसके लबों को छोड़ता उसे बिस्तर पर गिराता उस पर झुका था। उसकी गर्दन पर अपने दांतों का हल्का सा दबाव डाला तो मीरब सिसक उठी। उसने उसकी शर्ट के कॉलर को मजबूती से अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। लम्हे यूं ही फसू हेजी के बीतने लगे थे कि यकदम बेरोज का मोबाइल बजा। वो होश की दुनिया में वापस लौटा। उसे खुद से दूर करके उठा। चेहरे पर यकदम उसने हाथ फिरा था। चेहरे पर नरमी खत्म हुई और साथी से बसेरा का लिया। मीरब भी उसके पीछे उठी थी। उसने मीरब को तैश के आलम में देखा। आइंदा से ऐसे सजने संवरने की जरूरत नहीं है, इंतहाई बेहुदा लग रही है। वो उस पर से गुराता हुआ कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद करता निकल गया था, और वो महज गहरी सांस लेकर आ गई थी। मुश्किल था उसके दिल तक रसाई करना, पर नामुमकिन नहीं था।
وہ کچن میں لگی رات کا کھانا بنا تھی۔ اماں جی سے بہروز کی پسند کا پوچھ کر وہ لگی اس کی پسند کا کھانا بنانے میں مشغول تھے۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک لگائی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ کچھ وقت بیتا تو باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھی اور کمرے میں ایک سمت سے دوسری سمت چکر کاٹتی وہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے پچھلے ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا۔ وہ اس سے نظریں پھیرتا بیڈ کی سمت جانے لگا تھا کہ وہ یکدم اس کے مقابل آئی تھی۔ بہروز نے اس کے دیکھنے پر وہ نرمی سے مسکراتی اس کے قریب آئے تھے۔ اپنے ہاتھوں کا ہار اس کے گردن کے گرد بنا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے مدم سے آواز میں مخاطب کیا، آج دیر کر دیا آپ نے آنے میں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں بولے، تم بیوی بننے کی کوشش مت کرو، کہہ رہا نا دور ہو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہنر ہو پاتا ہے۔ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر منہ بنا کر آئے گی، آپ کتنے سنگ دل ہے نا، وہ مجھے پتا ہے، اور رہی بیوی بننے کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں، اور سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر ہو پاتا ہے۔ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے ہی اس کے الفاظ اس کی ہمت ختم کر گئے تھے۔ جانتا ہوں بہت ہو پاتا ہے تمہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، وہی تو کرتی تھی تم شادی سے پہلے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ باہر میں جائیں آپ، میں پاگل تھی جو آپ کے لیے لا کر اس حالت میں نے کھانا بنایا، آپ کے لیے تیار ہوئی، آپ کے آنے کا پورا دن انتظار کیا۔ وہ غصے سے بھڑکی تھی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا عورتیں اس حالت میں کام نہیں کرتی؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے عورتیں پورے گھر سنبھالتی ہے۔ وہ جوتے اتارتا مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ دب سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ وہ گردن موڑ کر محض اسے بری نظر سے گھور کر آئے گا تھا۔ ہاں کرتی ہوں گی پر مجھ سے نہیں ہوتا۔ وہ منہ بنا کر کہتی اس کے کاندھے پر سر رکھے تھے۔ تو نہ کرو، میں نے تو نہیں کہا۔ اس کا سر اپنے کاندھے سے ہٹاتا دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا۔ وہ الماری کھول کر کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا کہ وہ یکدم اس کے پیچھے گئے تھے۔ اس کی کمر پر اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوتی وہ دھیرے سے منمنائی تھی، پر اس کی منمناہٹ پر وہ باہوبی سن چکا تھا۔ پیار سے بناتی ہوں، دل کرتا ہے آپ کا خیال رکھوں، آپ کے لیے کھانا بناؤ۔ اس کی کمر پر سر ٹکائے کھڑی تھی کہ یکدم مڑا اور سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرا پلیز مجھ سے دور ہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سچ میں کچھ ایسا دے دوں جو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لتے؟ کیا ہماری تکلیف پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی پلکیں پل میں بھیگی تھی۔ نہیں، جن چیزوں سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ سنگ دلی کی حدود تمام کر گیا تھا۔ ہم دونوں سے تو آپ کو تو سروکار ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا پر وہ اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے۔ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرد و بے تاثر آنکھیں گاڑ کر بولا، اب تو ممکن ہی نہیں۔ اس نے ہمت کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، اپنی اوقات مت بولو، تمہاری حیثیت تمہارے گھر کے ملازموں سے بھی بدتر ہے۔ اس نے تلخی سے کہا، اچھا تو کیا جو اس رات آپ میرے ساتھ کیا وہ آپ اپنی ملازموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بات نکلی اور اس سے خود خبر نہ ہوئی تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا اپنے کپڑے المار سے جھپٹنے کے انداز میں لیتا واش میں بند ہوا تھا۔ وہ نم آنکھ کے لیے وہیں پر کھڑی رہی۔ اب تک یہیں پر کھڑی ہو؟ اب جو کھانا بنایا لا کر دو بیگی؟ نہیں۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلا، اسے وہیں پر کھڑا دیکھ کر بڑکا۔ اسے چونکا اس کو دیکھا، خاموشی سے مشینی انداز میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ محض اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے اپنے ہلکے سے بھاری سراپے سمیت۔ نہ جانے کیوں وہ چودھری بہروز کے دل میں گڑ کر گئے تھے۔ اس نے اس کے سراپے پر سے نظریں چڑھائی۔ میرب نے کھانا لا کر بیڈ پر اس کے سامنے رکھا۔ وہ کھانا کھانے لگا تو وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرب نے کوئی بھی بات نہ کی، خاموش بیٹھ گئے۔ بہروز کے لیے اس موسم میں نوالا نکلنا مشکل ہو گیا تھا، پر خیر وہ کھانا کھا کر ہی ہٹا۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں آئی، برتن اٹھائے اور کمرے سے نکل گئی، اور بہروز محض لب بیچ کر رہ گیا۔ وہ ایسے ہی اسے منانے کے جتن کرتی رہی، پر وہ شاید کوئی پتھر تھا جس میں دھرار کرنا مشکل سی بات تھی۔ اس کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا سراپا پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے جڑواں بچے ہیں، پر اس نے یہ بات بہروز کو نہ بتایا۔ جتنے دن بیتتے جا رہے تھے اتنی اس کی حالت بدتر ہوتے جا رہی تھی۔ اب بھی وہ اپنا سوجا ہوا وجود لیے باغ میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں سے برآمد ہوا۔ موبائل پر لگا وہ کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرب نے اس کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ بہروز کی اس پر سے نظر پڑی تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اماں جی بتا رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، کیا ہوا ہے؟ اس کے سامنے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھا مصروف سے انداز میں مستفسر ہوا۔
ایسی حالت میں طبیعت ویسے ہی بیزار رہتی ہے، اماں جی ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ دھیرے سے بولے۔ بیروز نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، اس کی حالت سچ میں بظاہر بھی بہت ہی عجیب سی اور تھی۔ وہ حسین و نازک نقوش دب سے گئے تھے، اس کا ناک میں شدید قسم کا سوجا ہوا تھا۔ وہ اس کی ناک دیکھ کر کمینی سے ہنسا تھا۔ اپنی ناک دیکھو تم، ہا ہا ہا، تو باپ پوری نمونی لگ رہی ہو۔ وہ اپنا بے ساتہ امڑتا ہوا کہا روک نہیں پایا تھا۔ کیا ہوا ہے میری ناک کو؟ اسے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا کہا، کچھ نہیں، ہا ہا ہا۔ وہ بامشکل بولا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں مجھ پر؟ وہ روحانسی ہوئی۔ کچھ نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ ابارٹ کروا لو بچے کو، پر تم تو نہ مانی، اب بھگتو۔ وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ اسے افسوس ہوا تھا۔ بالکل نہیں، اس نے روح موڑ کر کہا۔ آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں اس وقت، مجھے شدید غصہ آ رہا ہے۔ وہ بگڑے تنفس سمیت گویا ہوئے۔ پھر کہوں گا اوقات مت بھولو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا تنفر کرتا وہاں سے نکل گیا تھا اور میر اپنے سر کی پشت کرسی کی پشت سے لگا گئے تھے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اس نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوا تھے۔ اماں جی اور ابا جی بے حد خوش تھے، وہ خود بھی بے حد خوش تھے۔ اس کو سب نے بہت ہی فون کیا پر وہ نہ آیا۔ میرا کو اگلے دن ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ گھر آئی، وہ اپنے بچوں کو ساتھ ہی بستر پر لٹایا، خود بھی ان کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیروز کمرے میں آیا، بچوں پر نظر تک ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا اس نے۔ میرب کا حلق سوکھا تھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا موبائل میں ایسا گم تھا جیسے نہ جانے اس کے کون سے خزانے اس کے موبائل میں پڑے ہوں گے۔ آپ آئے نہیں ہسپتال؟ اس نے گہری خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ وہ بنا جواب دیے ہونس اپنے موبائل میں گم تھا۔ اس نے دوبارہ ہمت کر کے مخاطب کیا، بیروز، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے اسے تکتے ہوئے نم لہجے میں کہا، مجھے تنگ کرنا بند کرو۔ یہ بات اول روز سے طے ہو چکی تھی کہ اس بچے سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ بنا نگاہ اٹھائے بیزار سے لہجے میں بولا، بیروز، بس بھی کریں، اب مجھ سے نفرت سمجھ میں آتی ہے کہ میں آپ کے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہوں، پر یہ تو آپ کا اپنا خون ہے، آپ کی اپنی اولادیں، ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بل بل بہنے لگے تھے۔ پلیز اپنا لیکچر بند کرو، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے۔ سرد میری کی دیوار پہلے سے زیادہ اونچی ہو چکے تھے۔ وہ خاموش رہی، اسے آگے تو اس سے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا۔ دن تیزی سے گزرے تھے، آج اس کے بچے پورے 1 ماہ اور 10 دن کے ہو چکے تھے۔ اس نے ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا تھا۔ بیروز پیپر بیٹھا ہوتا پر بے نیاز۔ میرب نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے تھے، اچھے سے لپیٹ کر دونوں کو بیڈ پر لٹایا۔ میرب کی ایک چور نظر بیروز پر گئی، غلطی سے بھی اس کی نگاہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ وہ ان کو باری باری فیڈ کروا کر کمرے میں بستر پر لٹا کر چلی گئی تھی اور بیروز نے ایک آنکھ اٹھا کر کمرے سے باہر جان کر دیکھا کہ وہ کہیں نہیں تھے۔ بیروز نے یکدم موبائل ساتھ پر رکھا، دونوں بچوں کے ماتھے پر یکدم جھک کر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ان کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامتا باری باری ان کے ہاتھوں پر پیار کرنے لگا تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ان سے دور ہو کر واپس خود کو موبائل میں گھڑ کر گیا۔ میرب جلد بازی میں کمرے میں آئی، الماری کھول کر کچھ سامان نکال کر وہ واپس کمرے سے نکل گیا تھے۔ اس کے جاتے ہی وہ واپس اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی وقت بیتنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی اور بچوں کے پاس تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آیا، سامنے صوفے پر بیٹھا شیروز چہک چہک کر میرب اور اماں جی سے بات کر رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، ہر کسی سے جلدی گل مل جانے والا۔ تم کب آئے؟ بیروز نے اندر آتے ہوئے کہا، میں اب بھی آیا، مجھے یہ پتا چلا کہ میرے یار نے مجھے یاد کیا اور میں جٹ سے چلایا۔ اس کا کہا بے سادہ تھا۔ نوٹنکی انسان، کبھی تو انسان بنو۔ بیروز ہنستے ہوئے سے بغل گیر ہوا، اب بے انسان ہی تو ہوں، بس تیری طرح آدم بیزار نہیں ہو۔ شہروز کہہ کر لگا کر بولا تھا، ہاں وہ تو دکھ رہا ہے۔ وہ مسکان دبا کر کہتا شہروز کو جلا گیا تھا، زیادہ بک مت۔ شہروز نے منہ بنایا، بیٹھ جا۔ بیروز نے صوفے پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، تیرے بچوں کو دیکھنے آیا تھا اتنی دور سے، وہ خوش اخلاقی سے بولا اور بیروز کے چہرے پر یکدم سنجیدگی تاری ہوئی۔ اس نے محض اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا تھا کہ یکدم میرب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں لے کر آتی ہوں دونوں کو۔ وہ چہکا کہتی ہوئی کمرے کی سمت رک آ گئی تھی۔ اماں جی بھی اس کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اور سنا، کیا حال ہے؟ بیروز نے اسے مخاطب کیا۔ ایک دم مست حال ہے، بیروز نے کیا لگا کر بتایا تھا۔ وہ دکھ رہا ہے کمینے۔ شہروز نے کمینے پان سے آنکھ ماری۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ ہی میرب کی طرف اٹھی تھی۔ میرب کی گود میں دونوں بچے تھے۔ بیروز نے ایک نظر دے کر نظریں پھیر گیا تھا۔ شہروز یکدم پرجوش ہوتا ہوا اس نے میرب کی گود سے دونوں بچوں کو لیا اور شہروز بچوں کو لے کر بیروز کے پاس آیا، اسی کے برابر بیٹھ گیا۔ حیرت کی بات ہے ویسے بھابی، لڑکی کون ہے لڑکا کون؟ شہروز دونوں کے گول مٹو سے چہروں کو دیکھ کر حیرت سے بولا، یہ بیٹی ہے، اس کا نام اماں جی نے دانین رکھا ہے، اور یہ بیٹا ہے، اس کا نام ابا جی نے
जुल्कर नैन रखा है। वो चेक कर शेरोज को बता रहे, वाह बड़े ही एक जैसे नाम है, बिल्कुल इन दोनों जैसे। उसको देखकर हंसा था। मीरा भी हंसी थी और दोनों के अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों पहली बार मिल रहे हैं। वैसे मीरा, तुमने यूनी में एडमिशन क्यों नहीं लिया? शिरोज ने संजीदगी से पूछा। वो मैं लेना चाहती थी, एडमिशन पर अचानक से ये सब कुछ हो गया, फिर मेरा निकाह हो गया और आप बच्चे हैं तो अब तो बिल्कुल ही मुश्किल बात है। वो धीमे लहजे में गोया हुई, अरे पागल, मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ मतलब मेरे अपने चाचू के घर पर, तो मैं तुम्हें खुद लेने आता और तुम्हारा यूनी में एडमिशन करवाता, और अब भी मैं ऐसा ही करूंगा। अपनी पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों का क्या है, कुछ घंटे ये नकम्मा संभाल लिया करेगा ना। शिरोज ने चेक तमाम बात खत्म की और मीरब महज धीरे से गर्दन हिला गई। और रही बात बेरोज की, तो उसका हाल गुस्से से बुरा था। ये बात बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था कि उसके लिए कि कोई उसकी बीवी से ऐसे हक जताते लहजे में बात कैसे काट देता है। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? बेरोज ने सूखे लबों पर जुबान फेर कर कहा था। हाँ, बहुत अच्छे से, शेरोज ने चह कर कहा। अच्छा, कैसे जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? बेरोज के अंदाज पर मीरब की रीढ़ की हड्डी सुनसुनाए थे। अरे ये फरिश्ते की बेस्ट फ्रेंड है, ये हॉस्टल में रहा करती थी कराची में, और फरिश्ते भी वहीं पर आती थी। अब हैदराबाद से कराची जाने में भी 2 घंटे तो लग ही जाते थे ना। वह मगर से लहजे में बच्चों को प्यार करता बोला। अच्छा। बेरोज ने मीरब की आंखों में आंखें डालकर ऐसे अच्छा कहा कि मीरब का हलक कुछ गलत ना होते हुए भी सूख गया था। मैं इनको रूम में लेकर जाती हूँ, सो रहे हैं दोनों, जाग गए तो फिर रोएंगे, कोई काम भी नहीं करने देंगे। वो बच्चे शेरोज से लेकर अपने कमरे में चले गए थे। बेरोज ने शेरोज को चेंज करके फ्रेश होने का कहा और उसके पीछे कमरे में गया तो वह बिस्तर पर परेशान से बैठे थे। उसने यकदम से कलाई से थाम कर अपने मुकाबले खड़ा किया। वो कट्टी पतंग की मानद उसके सीने से लगे थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जानती हो शहरोज को? उसके लहजे में शोलों की लपक थी। जी, वो मुझे खुद आज पता चला कि शेरोज। वो सहमे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ गए थे। नाम मत लो, शर्म नहीं आती किसी गैर मर्द का मेरे सामने नाम लेते? उसे दीवार से लगाते हुए घुराया। पर प्लीज मुझसे दूर है, उसने खुश्क होता हलकतार करके कहा था। क्यों दूर हूँ? हक रखता हूँ तुम पर भी और तुम्हारे इस दिल पर भी, उसने हून अशाम नजर से घूरते हुए कहा। प्लीज, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वो सिसकी। पराए मर्द का नाम मेरे सामने, अपने शोर के सामने गलती से निकल गया। उसका बाजू जुनूनियत से दबोचा। माफ कर दें, बेएहतियात निकल आने वाली सिसकी को दबाकर कहा। कैसे कर दूं माफ? उसने सर झुकाकर उसे घूरते हुए कहा। आपको क्या हो गया है अचानक से? वो हैरत से सहमी हुई नजर उसकी तरफ उठाकर बोले। बहुत खूब, आप तो तुम्हें मुझ में फॉल्ट ही दिखेंगे ना। एक बात कान खोलकर सुन लो, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो उसकी गर्दन दबोचता हुआ जुनूनियत से कहते हैं। मीरब का मजीद समा गया था। यकदम कमरे की खामोशी फिजा में बच्चों के रोने की आवाज गूंजी। वह बच्चे रो रहे हैं, दूर हटे। उसके सीने पर हाथ रखती उसे खुद से दूर करती कपकपाए लहजे में गोया हुए। तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों का बहाना बनाकर मुझसे बच जाओगी? सोचना भी मत। उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त पहले से भी ज्यादा मजबूत कर गया था। बेरोज, वो रो रही हैं। वह नम पलके उठाकर गोया हुए। ठीक है, कसम खाओ तुम्हें शेरोज से मोहब्बत नहीं। बेरोज ने अपना दायां हाथ दीवार पर रखकर मजीद उस पर से झुकते हुए कहा। मैं कसम खाती हूँ मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है, पर वो नजर झुकावे मजबूत लहजे में कहती बात अधूरी छोड़ गई थी। पर क्या? वो बेताबी से मुस्तफसर हुआ। पर मुझे आपसे मोहब्बत है बेहद। उसने नजर उठाकर उसको देखा तो उसके चेहरे पर नरमी की बजाय साथी थे। चेहरे के तासरत कहर थे। मजाक बना रही हो मेरी बेबसी का? उसका चेहरा दबोचते हुए भड़का था। कैसी बेबसी? क्या हुआ है आपको? प्लीज छोड़े। वो बामुश्किल खुद को उसकी गिफ्ट से आजाद करवा पाए थे। जाओ अपने बच्चों को देखो, मुझसे तुम्हें वैसे भी कोई सरोकार नहीं है। उसे बड़की सी मत धकेलता हुआ उखड़े लहजे में गोया हुआ। ये बच्ची आपके भी हैं शेरोज, ये बच्ची आपके भी हैं बेहरोज। वो दानी को उठाती प्यार करने लगे थे। उसने धीरे से उसे अपने सीने से लगाए। वो चुप करवाए थे। पर मुझे नहीं चाहिए थे, टूटे हुए लहजे में कहा गया। तो फिर इस रात मेरे करीब भी ना आते। वो आपके वो भी बढ़ थी, तंग आ चुकी थी। वो हर वक्त की उसकी गर्दान से कि उसे बच्चे नहीं चाहिए थे। क्या मतलब ना आते? क्यों ना आता? हाँ, बीबी हो मेरी, हक है मेरा, और मेरा अब भी जब दिल करेगा मैं आऊंगा तुम्हारे करीब। वो बड़का था। मैंने ये नहीं कहा कि आपका हक नहीं है मुझ पे। आपका हक है ना बेरोज, वैसे भी आप पर मेरा भी हक है। मेरे हकूक क्या कभी सोचा आपने कि मेरे हकूक के बारे में? या बस अपने हकूक याद रहती हैं आपको? उसकी आंखें पल में भीगी थी। क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा खाती हो, पीती हो, पहनती हो, बच्चे तक हैं तुम्हारे पास, गाल की मालकर बनकर फिरती हो, और क्या चाहिए? वो उसकी बात पर बढ़ की तो उठा था।
क्या बस एक औरत की जरूरत यही सब होता है? उसने दानी को बिस्तर पर लटाते हुए कहा। तो और कौन सी जरूरतें होती हैं जो पूरी नहीं हो रही? हाँ, सबसे अहम जरूरत तो काफी अरसा हुआ पूरी नहीं की मैंने। शायद तुम उसी की बात कर रही हो। चलो आज वो भी पूरी कर देता हूँ। उसके करीब आता बेड पर उसके मुकाबले बैठा था। हाथ भी ना लगाइएगा मुझे। अफसोस है कि मुझे आपकी जहानियत पर। शर्म आनी चाहिए ऐसे बातें करते हुए। आप कह रहे हैं ना? और क्या जरूरत होगी एक औरत की? औरत का तो पता नहीं, पर एक बीवी को मोहब्बत, इज्जत, मान, भरोसे की जरूरत होती है, जिनमें से आप मुझे कुछ भी ना दे सके। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करते लहजे में गोया है। वो तो शायद मैं कभी नहीं दे सकता। वह नजरें फेर कर बोला। क्यों नहीं दे सकते? वो जुनूनी हुई थी। मुझे नहीं पता क्यों, पर बस नहीं दे सकता। उसके लहजे में ब्लाक की संजीदगी थी। वो दो पल के लिए बेबस हुई और खामोशी से उसे देखती रह गई थी। आप क्यों हैं इतने संगदिल, बेरोज? ये देखें, ये हमारे बच्चे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी जिंदगी पर क्या होगा? ये तो मासूम बिखर कर रह जाएंगे। वो उसके करीब होती उसके हाथ थाम कर मोहब्बत से गोया हुए। मुझे पता है ये बिखर जाएंगे, पर मैं खुद बिखरा हुआ इनको कैसे समेटूंगा? उसके गहरे स्वाब पर वो धीरे से मुस्कुराए। मैं आपको समेट लूंगी और फिर हम दोनों मिलकर कभी अपने बच्चों को बिखरने नहीं देंगे। उसकी आंखों में आंखें डालकर नम लहजे में गोया हुए। तुम्हें नहीं पता मीरा, पर मैं बेहद बिखरा हुआ हूँ। वो धीरे से अपने हाथ उसके गाल पर रखता हुआ उसके गाल से लाने लगा था। क्यों हैं आप इस कदर बिखरे हुए? उसके मजीद करीब हुई थे। मेरी माँ एक बद किरदार औरत थी दुनिया की नजरों में, मेरे बाप की नजरों में, पर वो बद किरदार नहीं थे। वो तो एक अजीम औरत थी। अब्बाजी के किसी दोस्त ने उनसे कहा कि उनकी हवेली से अभी कोई कूद कर निकला है, यकीनन उनकी बीवी का आशिक होगा। उसकी आंखों से एक मोती टूट कर गिरा था। मीरब ने इस अनमोल मोती को अपनी उंगलियों की पोरों पर चुन लिया था। अब्बाजी गढ़ शदीद गुस्से में आए और मेरी इन आंखों के सामने मेरी माँ के सीने में गोलियां उतार दी। मेरी माँ मार गई, मैं तन्हा हो गया। तुम जानती हो, सारी जिंदगी मैंने अपने अम्मा अब्बा को लड़ते देखा और फिर उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। एक बार भी उनका दिल ना कांपा, उनके हाथ ना कांपे। और फिर अब्बा ने मेरी खाला यानी कि अम्मा जी से शादी कर ली। सारी जिंदगी उनकी भी कोई मेरी माँ से मुत्तिफ ना गुजरी। ताने तशने मार पीट ही देखी उन्होंने भी। तुम बताओ मीरा, जिस इंसान ने कभी खुशहाल घराना खुद ना देखा हो, वो अपने बच्चों को कैसे खुश रख सकता है? बहुत मुश्किल है ये। वो बिखरे हुए लहजे में गोया हुआ। आप जानते हैं, अब बिखरे में है, इसलिए आप कभी चाह कर भी अपनी औलाद को बिखरने नहीं देंगे। वो नम लहजे में गोया है। पर तुम्हें तो बखेर चुका हूं ना मैं, जाने अनजाने में। उसको तकता हुआ गोया हुआ। पर मैं नहीं बिखरी। मुझ में आज भी बहुत हिम्मत और उम्मीद है। मैं आज भी वैसे ही दामन बिखेरे खड़ी हूँ। बस चाहिए तो महज मान, भरोसा, इज्जत और मोहब्बत। उसकी आंख से आंसू लड़ू के मरण बह निकले थे। उसे खुद में बीता अपने सीने से लगा गया था। तुम जानती हो, हमारी पहली मुलाकात याद है तुम्हें? मुझे तुमसे तब से मोहब्बत हो गई थी। उसके माथे पर अपने लब रखता मोहब्बत से गोया हुआ। अपने बच्चों को तो देख लें, उसने मुस्कुराकर कहा। देख चुका हूँ बहुत बार। उसके गाल से लाता हुआ लब दबाकर गोया हुआ। कब? वो हैरान हुई। जब जब तुम उन्हें तन्हा छोड़कर कमरे से बाहर जाती थी, मैं उन्हीं के साथ अपना वक्त बिताता था। वो नरमी से गोया हुआ। आप कितने बदतमीज है ना। मैं कितनी परेशान रहती थी ये सोच सोचकर कि आपने अपने बच्चों को एक नजर भी नहीं देखा। और आप थे कि वो बुरा मनाती भी उसके पास से उठने लगे थे कि यकदम उसने खींच कर खुद में कैद किया था। मुझे बदतमीज कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं। उसे तकता मुझसे गुस्सा चेहरे पर लाता हुआ बोला। माफ। वो उसे माफी मांगने लगी थी कि उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखता उसके अल्फाज गुम कर गया था। तुम ना बहुत ही बुद्धू हो। वो हंसता हुआ उस पर झुकने लगा था कि वो यकदम उसे खुद से दूर जड़ती क्या कर लगाती कमरे से निकलने लगी थी कि बेरोज ने उसे लपक कर उसकी पूछ से अपने बाहों में बढ़ा। कहाँ भाग रही हो? उसकी गर्दन पर लब रखते पूछा गया था। खाना बनाना है, छोड़ें। वो गुलनार चिड़ा लिए लब काटती हुए गोया हुई। पर मैं तो कुछ और। उसे खुद में मजीद पीछ कर गोया हुआ। प्लीज हटें। उससे खुद को छुड़वाते भागे थे। वो क्या कर लगा था, अपने बच्चों की तरफ मतवज्जो हो गया था। हाँ, उसकी जिंदगी खट्टन रही थी, पर उसकी जिंदगी बहुत आसान होने वाली थी। उसने अपने बच्चों को गोद में उठाकर अपने सीने से लगाया था और कमरे के दरवाजे के पीछे से खड़ी उसको देखती हुई अफसुदगी से मुस्कुराए थे।